जैसा उन्होंने कहा, हमारे बीच सुषमा जी है, शोभाव्रत चौधरी है, अनिल प्रसाद है, और मैं मॉडरेट करूँगा। ज़्यादातर कुछ बीच में शायद छोटे मोटे बात रखने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए विदाउट फर्दर अडू मैं शोभाव्रत से कुछ करूँगा कि बात रखें, तो उसके बाद सुषमा जी आप अभी रखना चाहेंगे तो आपसे दरखास्त किया है। तो सुषमा जी पहले हमारे बीच अपनी बात रखेंगे, ठीक है? मंजूर है सुषमा जी? ठीक। अच्छा, तो शोभा, व्हाई डोंट यू बिगिन? आप शायद बात थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है। पहले तो मैं यहाँ मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं अपना शुक्रिया अदा करूँ। मैंने फ़ोन पर मुझसे कहा गया कि ऐसी एक मीटिंग हो रही है और ये भी मैं बोलूँ तो मीटिंग हो रही है, इससे तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं भी आना चाहूँगा, सुनना चाहूँगा, लेकिन बोलने के बारे में मुझे बहुत हिचकिचाहट थी। और अब ये है, मैंने कई बार कहा कि मुझे मुझे औपचारिक तौर पर कम से कम न बोलने को कहें तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने इस विषय पर न कुछ लिखा है, न कोई बहुत गहराई में कोई काम मैंने किया नहीं है। मैंने पढ़ा है जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं आम तौर पर अखबारों में, और मुझे इस चीज़ में गहरी दिलचस्पी है और सोचने की भी कोशिश मैं करता हूँ, लेकिन मैंने इस पर कोई शोध या मैं एक्टिविस्ट भी उस तरह का नहीं हूँ कम से कम इस विषय को लेकर। तो मुझे लग रहा था कि मुझे इस पर बोलना मेरा ठीक नहीं है, और मैं इस हिचकिचाहट और एक तरह का मतलब मेरे बोलने पर मैं आपसे एक तरह की माफ़ी मांगते हुए फिर मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बातें, कुछ मिनिमम बातें वैसे अंग्रेज़ी हिंदी मिलाकर बोलूँ। तो पहली बात तो ये है कि जब जैसे टाइटल है फॉरगॉटन पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी इतिहास के क्रम में, हिस्ट्री में ये बात कहते हैं कि कुछ लोग या कोई एक विषय भुला दिए गए, दे आर फॉरगॉटन, तो ये फॉरगेटिंग जो है, ये सब फॉरगेटिंग नहीं होता, ये फॉरगेटिंग खुद ही एक एक्शन होता है। यानी कि फॉरगेटिंग किसी एक खास चीज़ की वजह से होता है तो, और उस फॉरगेटिंग की वजह से कुछ असर होता है उसका, यानी कि बाय फॉरगेटिंग सम पीपल सम अदर पीपल गेन। सो फॉरगेटिंग is a very specific historical act and moment instead of being some general forgetting. And so to that extent किसी भी तरह के forgetting को analyze करने की ज़रूरत है। सिर्फ उनका forgetting होना और उसको याद करना इतना आसान ये प्रोसेस नहीं हो सकता कि जो चीज़ अगर हमें मालूम है कि क्या forgotten है तो forgotten है नहीं, लॉजिकली। अगर कोई चीज़ forgotten है in the true, real, serious sense, then it's not so easy to remember, even if we have the words which we think we know to use in this kind of context. So I think before we come to the political act of remembering, we need to also analyze the process of forgetting. And in this case, the forgetting of the Adivasi people. This is overall how I think. I am not capable of doing it, of course not. As I said, कि मैंने इस पर उस तरह से काम नहीं किया है कि मैं ये विश्लेषण कर सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये विश्लेषण ज़रूरी है, नहीं तो मामला सब्जेक्टिव ही रह जाता है कि
कोई चीज़ भुला दिया गया है और अब हम एक तरह से एक सेंटिमेंट से और एक चाहत से, डिज़ायर से हमसे वापस ले आएंगे। जो चीज़ भुला दिया गया है, जिसे किसी बंद कमरे में बंद कर दिया गया है, उस दरवाजे को खोलेंगे और वो बाहर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इतना आसान है। मुझे लगता है कि ये मामला बहुत मुश्किल काम है और उसको करने के लिए हर ताला खोलना ये तो ज़रूरी है ही और बहुत उसके लिए साहस चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक तरह का एनालिसिस, हिस्टोरिकल एनालिसिस की ज़रूरत है। तो उसको करने की कोशिश में मैं बहुत संक्षेप में, वेरी ब्रीफली, मैं 3 चीज़ें लूँ इस आदिवासी शब्द को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये शब्द आदिवासी अकेला शब्द नहीं, इसके साथ कई और शब्द जुड़ जाते हैं, अंग्रेज़ी के और हिंदी के और दूसरे भाषाओं के भी, और कम से कम अंग्रेज़ी और हिंदी के जुड़ जाते हैं। और इस शब्द के विमर्श में, डिस्कशन में आने से ही एक इतिहास हमारे सामने आ रहा होता है। कभी वो इतिहास हमें एक तरह का हिम्मत देता है, एक तरह की संवेदनशील बनाता है एक सच्चाई के बारे में, और कभी वो इतिहास हमें और ज़्यादा मजबूर कर देता है। और ये शब्दों के माध्यम से होता है, इसलिए शब्दों पर गौर करना ज़रूरी है। तो जब हम आदिवासी शब्द कहते हैं तो उसके साथ और कई शब्द आते हैं, जैसे, तो इसमें मैं बहुत जल्द ही 3 मोमेंट्स ले रहा हूँ। तो अगर हम बिल्कुल पुराने हिंदू शास्त्रों और लिखे या याद किए श्लोक वगैरह देखें, तब जो इतिहास पर अपना विमर्श या लिखते हैं, इतिहासकार होते हैं या वैसे लोग हैं, वो हमें बताएंगे कि पुराने ज़माने में एक वर्ण व्यवस्था नाम की चीज़, जैसे कुछ चीज़ के बारे में लिखा गया। वो क्या था नहीं था इस पर हम नहीं जाने, पर लिखा गया है इतना। और वो वर्ण व्यवस्था हो सकता है ऋग्वेद में उसका मिल जाता है कुछ लिखा हुआ, कोई इस तरह की चीज़। वो कहाँ से आता है क्या, उसमें हम नहीं जाएंगे, पर वो जो लिखी चीज़ है उस पर हम देखते हैं कि 3 वर्ण हैं और एक चौथा है। तो 3 जो वर्ण हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह, लेकिन ये जो 3 वर्ण हैं, इनको अगर इन जो चीज़ें लिखी हुई है ऋग्वेद में या मनुस्मृति में बाद में, इसमें हम एक बड़ी अजीब चीज़ देखते हैं कि ये जो 3 बाकी वर्ण है, पहले 3 जो हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ लिखी गई है जो जिससे हमें समझ में आता है कि अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से किस चीज़ की अपेक्षा है, कि वो एक तो सैक्रिफाइसेस करेगा, पूजा वगैरह, कर्मकांड में उसकी प्राथमिकता होगी, और कर्मकांड के साथ साथ उसका एक तरह का टेक्स्ट पढ़ना, पंडितगिरी पर उसका एक अधिकार, राइट, ये हमें देखना। यानी कि एक चीज़ है जिसके बारे में स्पेसिफिकली पता चलता है कि इसे क्या करना और क्या करने से क्या मिलेगा। यानी कि अगर पंडितगिरी करेगा और वो सैक्रिफाइसेस, पूजा, अच्छा कर्मकांड में प्राथमिकता होगी, यानी कि वो पुजारी होगा, पंडित होगा, तो उससे कुछ मिले, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो एक तरह का प्यूरिटी हो, चाहे पुण्य हो, जो भी हो, लेकिन कुछ मिले। यानी कि एक तरह का, जिसे कह सकते हैं, एक इकोनॉमी सेटअप होता है। ये करोगे तो ये मिलेगा, और नहीं भी करोगे तो मिलेगा, क्योंकि वही आपका वर्ण है, वहीं पर आपको बिठाया गया। क्योंकि ये तो जन्म के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय के साथ भी वो भी सैक्रिफाइसेस कर सकता है, और उसके साथ साथ वो लड़ाई में योद्धा बनकर वैसे काम में, यानी कि राजधर्म जैसी चीज़ भी निभाता है, और उससे एक तरह का शोहरत हासिल करता है। यानी कि ये करोगे तो शोहरत मिलेगा, नहीं भी करोगे तो मिलेगा, क्योंकि जन्म का है। और वैश्य जो है वो खेतों में काम करता है, लेकिन बहुत क्लियर है कि करता है, वो काम करता है, खेतों में काम करता है, और करने से उसे भी एक तरह का पॉजिटिव
वर्चू मिलता है, कोई चीज़ मिलती है मतलब। इसके बाद हम आते हैं चौथे पे, और यहाँ पर अजीब बात हो रही है, क्या था नहीं था समाज में उस समय, इसके बारे में हम नहीं जानते, हम सिर्फ देख रहे हैं कि उसमें लिखा क्या। चौथी चीज में हम अजीब चीज देखते हैं। एक संस्कृत में शब्द का इस्तेमाल मनुस्मृत में किया गया है, अनुस्वा, जिसका कई अनुवाद में है। वेंडी डॉनिगर ने एक अनुवाद किया है विदाउट रिजेंटमेंट। लेकिन विदाउट रिजेंटमेंट क्या, व्हाट विदाउट रिजेंटमेंट। उसके बाद लिखा गया है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में सर्विस, एक चौथा वर्ण है या क्लास है जो सर्विस विदाउट रिजेंटमेंट। इसका सर्विस क्या होता है? सर्विस का मतलब ये नहीं है कि ये काम या वो काम, कि पूजा करना एक काम है, लड़ाई में युद्ध करना काम है, खेत में काम करना एक काम, बस सर्विस का काम नहीं। सर्विस एक लाइफ का एक ओवरऑल वो एक चीज़ है जो आपको करने को कह दिया गया है, लेकिन सर कह ही नहीं दिया गया, ये नहीं कहा गया कि इससे आपको क्या मिलेगा। आपको उल्टी चीज़ कही गई, ये आप जो करोगे बिना किसी दूसरे के प्रति किसी दुर्भाव से नहीं करो, कोई बुरी चीज अपने दिमाग में नहीं लाओ, खुश होकर करो। यानी कि आपको क्या मिलेगा नहीं, आप पहले से आपको कह दिया गया है कि आपके क्या भाव होंगे वो करने में। यानी कि आप खुश होकर लोगों की मजदूरी करोगे, उनका काम करोगे, उनकी सेवा करोगे। ये सेवा शब्द इंटरेस्टिंग है, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम देखेंगे गांधी में इस शब्द बहुत आएगा, सेवा। ये मनुस्मृति में लिखा और ये अनुस्वा शब्द का इस्तेमाल। लेकिन ऋग्वेद में मतलब ऐसा कहते हैं, मैं इसका स्कॉलर नहीं हूँ लेकिन मैं मान कर चल रहा हूँ, इसी क्लास में शूद्र क्लास में, इसको शूद्र, इस चौथे को शूद्र हम सब जानते हैं, वर्ण शूद्र। शूद्र के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ कभी कहीं पे, वो है दास या दस्यु। और जैसे ही ये शब्द दास या दस्यु आ जाता है, वहां पर ये शूद्र सिर्फ वर्ण व्यवस्था का एक हिस्सा नहीं रहता, वहाँ अजीब तरीके से एक यथार्थ हमारे सामने आता है। जैसे ये जो चौथा वर्ण है, ये सिर्फ वर्ण नहीं है, ये एक तरह से कुछ लोग हैं जिनकी एक खासियत है कि वो बाकियों जैसे नहीं। वो कौन है ये दास दस्यु? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, हिस्टोरियंस के लिए। लेकिन बाद में हम देखेंगे जब ज्योतिबा फुले गुलामगिरी लिखते हैं, तब वो इसी शब्द का अंग्रेजी में एबोरिजिनल को इस्तेमाल करेंगे पॉलिटिकल टर्म्स। कहेंगे ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लैंड एज अपोज्ड टू द ब्राह्मण्स। भट्ट से भट्ट, इस पूरे भट्टवाद के खिलाफ ओरिजिनल इनहैबिटेंट, तो वो भी एबोरिजिनल अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल। लेकिन स्कॉलरली डिस्कोर्स में हमें उस पुराने उसमें शूद्र और शूद्र यानी कि क्लास, लेकिन ये दास या दस्यु यानी कि एक तरह का एक जन, एक पीपल, एक तरह के लोग। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, यानी कि स्टडी की जरूरत है। ये कौन से लोग हैं जिनसे कहा जा रहा है कि आप बस लोगों की सेवा करें और खुश होकर करें विदाउट रिजेंटमेंट। सिर्फ ये क्लास फॉर्मल चीज नहीं, कहीं पर एक हिंट मिल रहा है कि ये जो लोग हैं ये उस समाज में, उस देश में वहाँ के ऐसे लोग हैं जिनको कुछ और लोगों ने अपना दास बना लिया है, कॉलोनाइज कर लिया है, या और आगे जाकर कहें कि उनको एक तरह की इंपीरियलिज्म की दबोच लिया, उसकी गिरफ्त में ले लिया। यानी कि देयर इज अ कॉलोनाइजेशन which is there in the very system of the organization, which means a real people, not just the classification, which itself is something which is clearly hierarchical and oppressive, but a real oppression must be in the background. Some people have been colonized. ये एक हाइपोथेसिस है, जिस हाइपोथेसिस से हम ये बात कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो पहले से कॉलोनाइज हालत में हैं, जिनके बारे में एक फॉर्मल डिस्कोर्स बनाया जा रहा है इन स्मृति और शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में, कि इनसे सेवा करवाएं। अभी हम शूद्र की बात कह रहे हैं, अनटचेबल्स की बात इस टर्म्स में नहीं होगी। लेकिन एक सवाल तो है कि ये लोग कौन हैं? तो इस सवाल का कोई बिल्कुल सटीक हिस्टोरिकल जवाब मेरे पास नहीं है, जो हिस्टोरियंस हम इस पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है,
और इस पर इसलिए मैंने ये बात मैंने कही क्योंकि ये जो दास या दस्यु जो क्लास जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो जो क्लास है, वो क्लास फिर से बार बार वापस आता है उतने पुराने समय से लेते हुए कम से कम 18th या 19th सेंचुरी में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अब एक नए तरीके से आता है। तो अगर हम जिसके बारे में वीरेंद्र कह रहे थे 18th सेंचुरी में जो जो घटनाएं घटती हैं और 18th सेंचुरी के आखिर और 19th सेंचुरी, मान लीजिए 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो एक कह सकते हैं इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कॉलोनियल गवर्नमेंट का, वो जब आता है तब हम देखते हैं दो चीज़ें हो रही। एक कि 1870 में 1871 में एक कमीशन सेटअप हो रहा है 1857 रिवोल्ट के, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि रिवोल्ट क्यों हुआ, किसकी वजह से, क्यों इस तरह की चीज़ हो रही है जिसको भविष्य में न हो, इसको रोकने के लिए एक कमीशन बनाती है। दो कमीशन बैठे थे, पहले वाला कमीशन इमीडिएटली 1859 में बैठा था, पर 1871 में एक नया कमीशन बैठता है जो स्पेशल आर्मी कमीशन कहते हैं। स्पेशल आर्मी कमीशन पहली बार एक कैटेगरी इस्तेमाल करता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो इससे पहले नहीं हुआ था। वो है मार्शियल क्लासेस। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके उस कमीशन के हिसाब से जो उनका चरित्र ही ऐसा है कि वो मार्शल, वो लड़ाकू, वो दोनों तरह से, एक कि उनके तौर तरीके लड़ने वाले हैं और उनके पास उस तरह के स्किल्स भी, उस तरह के वो इस मामले में बहुत होशियार भी हैं, लड़ सकते भी हैं और लड़ते भी हैं। ये दोनों मिलाकर मार्शल क्लासेस और नॉन मार्शल क्लास, दो चीज़ें बने। लेकिन ये जो क्लासेस हैं ये 1857 में नहीं था। 1857 में इस तरह के कोई क्लासेस के बारे में किसी ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने या किसी ब्रिटिश डिस्कोर्स ने नहीं देखा। और ऑफ कोर्स इसके साथ साथ उस समय से लेकर 1935 के बीच हम देखते हैं कि एक और चीज़ हम सब जानते हैं जो बहुत ही आज तक जिसका असर चल रहा है, हालांकि वो शब्द अब इस्तेमाल नहीं होता है, वो है क्रिमिनल ट्राइब्स। क्रिमिनल ट्राइब्स का क्लासिफिकेशन, वहाँ पर भी यही लॉजिक इस्तेमाल होता है, यही सोच कि कुछ लोग हैं जो क्राइम करते ही सब नहीं है, उनकी आदत क्राइम है और उनको क्राइम करने में होशियार है, उनको करना आता है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि क्रिमिनल और मार्शल ये दो तरह की चीज़ें। क्रिमिनल क्लियरली वो क्लास है जिसको समाज चाहेगी, जिसको सरकार चाहेगी कि उनको जैसे भी हो सके उनके खिलाफ हम उनको अपनी आदतों से उनको रोक सकें। और मार्शल वो है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉलोनियल आर्मी में ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो समझते हैं कि जो मार्शल। लेकिन दोनों चीज़ें हो रही हैं उस टाइम, और दोनों, जिसको मैं अपनी भाषा में कहूँगा कि एक ट्राइबलिस्ट इमेजिनेशन की पैदाइश का जन्म हो रहा है। एक ट्राइबलिस्ट इमेजिनेशन, ये ट्राइब नहीं है, ये ट्राइब नहीं है, यही एक ट्रिक है कॉलोनियल डिस्कोर्स। ये ट्राइबलिस्ट इमेजिनेशन है जिसको एक फॉर्मल भाषा में वो लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें होमोजिनस ग्रुपिंग की ज़रूरत है समाज में। हमें समझना है कि समाज में कौन लोग किस तरह के, और उस तरह से क्लासिफाई। तो जो मार्शल है मार्शल है, जो नॉन मार्शल है नॉन मार्शल, जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, जो नॉन क्रिमिनल है वो नॉन। यानी कि एक तरह से आप देख रहे हैं ऐसा करने से किसी भी सरकार, अब यहाँ पर कॉलोनियल सरकार है, उनको जो चीज़ मिल रही है वो ये कि इतिहास में हिस्ट्री बीइंग व्हाट इट इज ऑलवेज फुल ऑफ, अम्बेडकर कहते थे, एसोसिएशंस, alliances, movements not according to the vertical axis of where you are born and what structure you are part of, but history produces relationship across diagonals। क्योंकि आप हिस्ट्री में, समाज में नए हालात में नए लोगों से अचानक मिलते हैं, और मिलते हैं तो आपकी सोच बदलती है, और सोच बदलती है तो फिर आप नई चीज़ें करते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि जो पील कमीशन था, पहला कमीशन, 1857 के बाद ही वाला, उन्होंने कहा था 1857 रिवोल्ट के होने की वजह ये थी कि जो आर्मी थी उसमें बहुत ज़्यादा मिक्सचर्स थे। आर्मी में बहुत तरह के लोग थे
और बहुत तरह के लोगों के होने से क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ज़ात, अपनी कम्युनिटी, अपनी सोच जो भी उनके स्ट्रक्चर में था उसको कुछ हद तक छोड़ा और आपस में मिलजुल कर कुछ नई सोच सोचने लगे। और 1857 एक तरह से, और ये शब्द मेरे नहीं, वो कमीशन के रिपोर्ट में कि नए भाव पैदा हुए, कॉमन सेंटिमेंट्स, न्यू कॉमन सेंटिमेंट्स ऑफ ये समझ नहीं आता। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कमीशन कह रहा है कि नए भाव पैदा हो रहे हैं और ये खतरा है कि कैसे सरकार नए भाव पैदा न हो, इसका इंतजाम करे। और उस नज़रिए से मार्शल क्लासेस, नॉन मार्शल क्लासेस, क्रिमिनल क्लासेस, नॉन क्रिमिनल, इस तरह की चीज़ होती है जो एक तरह का ट्राइबलिस्ट इमेजिनेशन है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है कॉलोनियल पॉलिसी। लेकिन ये चीज़ जोड़ी जा रही है एक फैक्चुअल थीसिस, वो ये कि ये जो लोग हैं, चाहे वो मार्शल हो या चाहे क्रिमिनल हो, भले तो बिल्कुल अपोजिट वैल्यू के हैं, ये और इसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई, ये सब मिलाकर एक तरह का, और इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट एक टर्म यूज़ करती है जो लिटरली आदिवासी है, अर्ली ट्राइब्स। वो कहते हैं अर्ली ट्राइब्स। तो अगर आप अर्ली ट्राइब्स को हिंदी में या इन भाषाओं में अगर उसका अनुवाद करें तो क्या बनेगा? यही बनेगा अर्ली ट्राइब्स, आदिवासी। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद करेगी कॉलोनियल पॉलिसी कि इधर क्रिमिनल ट्राइब्स, उधर मार्शल ट्राइब्स, मार्शल क्लासेस, हालांकि वो ट्राइब नहीं है, इसमें फर्क कोई हिस्टोरियन मुझे मेरी गलती दिखा सकता है कि वो क्लासेस है, ट्राइब नहीं है। उसके बावजूद हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक क्लास और ट्राइब जुड़ जाए, कल्पना, इमेजिनरी, और जुड़ने से इस तरह का एक स्ट्रेटिफिकेशन होता है, इस तरह का एक समाज को समझने और बांटने की प्रक्रिया बन रही है कि जहाँ पर what you have is something like a nation which is constituted by two sorts of societies. A society of people who belong to this land in the mode of being, एक और शब्द ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं करती पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज करते हैं, वो है autochthonous, in the mode of an autochthonous belonging। ये शब्द बहुत अजीब सा मुश्किल शब्द है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा खोले शब्द को तो ये बहुत चीज़ों को बहुत साफ कर दें, रोशन कर दें। शब्द का मतलब ये है कि ऑटोक्थोनस, यानी कि ऑटोक्थोनस तो समझते हैं कि ऑटो मतलब जो चीज़ हमारे खुद की, और थोनस का मतलब होता है जो ज़मीन से निकलती है, यानी कि वो लोग जो ज़मीन से पैदा होते हैं, जो माँ बाप इंसान से पैदा नहीं, जो ज़मीन से पैदा होते हैं। ये शब्द मिथोलॉजी से लेते हुए, लिटरेचर से लेते हुए, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये चीज़ कई और समाज के लिए किया गया, यूरोप के ही पुराने समाज के लिए किया गया, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, आज तो समय नहीं है, लेकिन कई समाज के लिए शब्द इस्तेमाल होता है ऑटोक्थनी। अभी 2 मिनट में हम नेशन की बात करेंगे, तब हम देखेंगे कि नेशन के खिलाफ, नेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ ट्राइब का ऑटोक्थनी। नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? नेशन के कॉन्सेप्ट के लिए हम स्टेट चाहिए, क्योंकि नेशन अपने आप में बहुत वेग चीज़ है, वेग चीज़ है, इसलिए जान ले लेते हैं उसके नाम पर। नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपको स्टेट चाहिए, और स्टेट की क्या मेन प्रॉपर्टी? सॉवरेंटी। बिना सॉवरेंटी के कोई स्टेट नहीं हो सकता, और बिना स्टेट के कोई नेशन का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं हो सकता। सब्जेक्टिव मीनिंग है, और सब्जेक्टिव मीनिंग बहुत ही उसमें बहुत सारे गाँव पेच, लेकिन ऑब्जेक्टिवली स्टेट सॉवरेन होना। तो 2 शब्द हमें मिल गए, ट्राइब्स का ऑटोक्थनी और नेशन स्टेट का सॉवरेन, जो एक नज़र से देखने में लगता है कि बहुत एक जैसा है कि ज़मीन से पैदा होना मतलब ये ज़मीन ही सॉवरेन, ये ज़मीन ही प्रभुता ज़मीन की है और उससे हम पैदा हो रहे हैं, न कि माँ बाप, समाज, बाहर के लोग। और स्टेट भी सॉवरेन, लेकिन ये 2 बहुत अलग चीज़। ये हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपने पॉलिसीज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कर रही है उसमें वो ये है, कम से कम जो छोटी बहुत चीज़ें मैंने पढ़ी है उनके हिसाब से ये, इस पर जो हिस्टोरियंस है वो एक डिबेट कर सकते हैं कि जहाँ तक कि मार्शल और क्रिमिनल और ट्राइबल कैटेगरीज हैं, उनको मोस्ट एक फंक्शन में लाना है, यानी कि उनसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करवानी है और वो करवाते रहना है, और अगर वो न करवा सके तब उनको
मेन बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट से अलग रखना। ये अलग रखने को अंग्रेजी में वो खुद कह रहे हैं, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का की भाषा है, मेरी नहीं। एक्सक्लूजन मस्ट बी अ स्ट्रक्चरल पॉलिसी। क्यों एक्सक्लूजन क्यों स्ट्रक्चरल पॉलिसी होनी है? क्योंकि, और यहाँ पर शायद ट्राइब और कास्ट में थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। एक्सक्लूजन इसलिए सरकार की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक प्रॉपर्टी होनी पड़ेगी ट्राइब्स के साथ, इसलिए कि बाकी जो समाज, बाकी जो इंडिया का समाज है, यानी कि आप समझ सकते हैं हिंदू समाज में दूसरे वर्ण जो है और शूद्र का उसमें क्या रोल है, उस पर हम आएंगे। लेकिन जहाँ तक ट्राइब्स का सवाल, जहाँ आदिवासी अर्ली ट्राइब्स का सवाल है, फंडामेंटली वो बदल नहीं सकते। फंडामेंटल थीसिस ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट कि एंथ्रोपोलॉजिकली स्पीकिंग एज अ पीपल दे कांट चेंज। फंडामेंटली वो जो है वही, जैसे है वैसे, जहाँ है वही। यानी कि या तो उनको एक काम में, चाहे वो लड़ने में हो चाहे किसी और काम में हो, उसमें उनको फंक्शनली रिपीट करवाना, वही करते रहना। यानी कि गोरखा रेजिमेंट तो गोरखा ही रेजिमेंट है ना। लेकिन आप वो चीज़ उनसे नहीं उम्मीद करो या कोशिश भी ना करो जो चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर इंडियन गवर्नमेंट तक, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट तक, जो चीज़ मेन स्टेट सॉवरेनिटी का मेन इंस्ट्रूमेंट है, वो है सिटीजनशिप। ये दूसरी बात है कि मेन गवर्नमेंट, सॉरी, पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट में सिटीजनशिप एक्सटेंड्स टू एवरीवन, और ब्रिटिश गवर्नमेंट में सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट उस तरह का है नहीं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसके बावजूद कह सकते हैं उस तरह का कोई सिटीजनशिप का ओवरऑल होमोजेनस मीनिंग नहीं। उसके बावजूद ये मीनिंग है कि बाकी लोगों से आप उम्मीद कर सकते हो कि वो बदलेंगे, वो सिटीजन बनेंगे, सिटीजन्स वाले तौर तरीके आदतें वो सीखेंगे। लेकिन ये लोग नहीं सीखेंगे, ये लोग जहाँ हैं वही रहेंगे। यानी कि एक अजीब डिस्कोर्स आप देख रहे हो पैदा होगी इमेजिनरी के लेवल पे। मैं नहीं कह रहा हूँ इतिहास में ऐसा ही हो रहा है, पर इमेजिनरी के लेवल ये है कि ये लोग ऑन द वन हैंड ये ऑटोक्टोनस है, यानी कि जहाँ है वहीं से पैदा हो, भूमि से पैदा हो। और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरह का रिकग्निशन आप देखो कि उनकी एक खास पहचान है कि वो भूमि से पैदा हुए हैं। लेकिन आप ये भी कह रहे हो कि क्योंकि वो ऐसे हैं वो ऐसे ही रहेंगे, यानी कि या तो इनको इस्तेमाल करो और बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से इस्तेमाल करो, बिल्कुल सटीक तरीके से, पैनेपन से इस्तेमाल करो। नहीं कर सकते उनको बाहर रखो, और बाहर रखने की स्टेट अपनी जी जान लगा दे, चाहे पुलिस के माध्यम से हो, सीक्रेट सर्विस। क्योंकि आप, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो पढ़ा है उसमें हम ये भी देखते हैं, अगर आप ब्रिटिश इंटेलिजेंस वगैरह का देखो तो सबसे ज़्यादा नज़र रखी जाती है सुपर ट्राइबल, सबसे ज़्यादा फाइल्स बनते हैं वैसे लोगों का जो डेंजरस क्लासेस कभी कभी खाया कि पता नहीं लोग क्या करें। तो ये एक अजीब डिस्कोर्स हम देख रहे हैं इस समय हो रहा है। लेकिन राजवी है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इतना कुछ हो रहा है, इतने सारे कम ज़्यादा ऊपर नीचे इतने सारे मूव्स हो रहे हैं, उसी समय इस देश में नेशनल मूवमेंट हो, इसके खिलाफ लड़ाइयाँ हो रही ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो वो लोग क्या, तो डेविड हार्डिमन ने इस पर थोड़ा लिखा है हिस्टोरियन, तो उनका कहना है कि गांधी को, अगर आप गांधी का केस ले लें तो आपको ये मिलता देखने को कि दो चीज़ें साथ साथ। एक तो गांधी खुद भी करीब ओवरऑल मोटे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, आदिवासी शब्द का वो शुरू में इस्तेमाल नहीं करते, और बाद में उनके ही जो साथी थे, गांधीयत थे, उनके बार बार इस्तेमाल करने पर गांधी के आखिर में करने लगे। तो इस्तेमाल आदिवासी शब्द का करते हुए गांधी एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट वाली बात को मानते कि ये लोग जैसे हैं वैसे ये लोग बदल सकते। लेकिन यही गांधी का चैलेंज था। गांधी का चैलेंज था कि जो लोग बदल नहीं सकते उनको मैं बदल के दूंगा। और यहाँ से गुजरात में, क्योंकि गुजरात में ट्राइब्स का हिस्ट्री बहुत रिच है, बहुत कुछ है वहाँ पर, तो एक पूरी चीज़ वहाँ शुरू होती है जो भील सेवक संघ, यानी कि हरिजन सेवक संघ जैसे, वैसे भील सेवक संघ का एक पूरा गांधी का हार्डिमन से मैंने पढ़ा है कि गांधी का इस पर लंबा काम होता है। गांधी का अकेले का नहीं, गांधी के साथ गांधीयंस, क्योंकि कई गांधीयन गांधी की बात नहीं मान रहे थे पूरी तरह से। जैसे
इसका एग्जाम्पल कि जो एक चीज़ ट्राइबल्स के बारे में कही जा रही है कि वो लोग लड़ते हैं ना मार्शल, कि मार्शल सिर्फ आइडिया में नहीं, उनके तौर तरीके और वो अस्त्र, उनके पास अस्त्र। ये शब्द मुझे लगता है हमें थोड़ा सोचना चाहिए एक सेकंड के। अम्बेडकर जब अनटचेबल्स के बारे में लिखेंगे तो बार बार एक चीज़ कहेंगे कि द लोअर क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी हैव बीन डिसआर्म्ड बाय द हिंदू सोसाइटी। Hindu society has disarmed them. He is using the word disarming. He is again and again saying disarmament, जिसका अभी कुछ दिन पहले बहुत ही गलत इस्तेमाल किया RSS। मैंने पढ़ा, ऑर्गेनाइजर ने लिखा इसके बारे में, बहुत गलत इस्तेमाल है। उनका कहना है कि ये इसका मतलब ये था कि अगर उनको आर्म्स दिए जाते तो फॉरेन इन्वेडर से लड़ते, जो लोग देश को कब्जा, उनके खिलाफ अगर SC/ST के पास भी आर्म्स होते तो इंडिया को उसके खिलाफ लड़ते। बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं था गांधी, सॉरी अम्बेडकर, बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं था। अम्बेडकर मतलब साफ था कि देश खास हिंदू सोसाइटी को एक सिविल वॉर की कगार पे खड़ा कर चुका है। लेकिन फर्क ये है कि सिविल वॉर में दोनों साइड के पास आर्म होते हैं, भले एक साइड दूसरे से थोड़ा सा ज़्यादा उसके पास लड़ाई को ज़्यादा कर सके, उसकी संख्या ज़्यादा, लेकिन कम से कम दोनों साइड में कुछ तो आर्म्स होंगे कि सिविल वॉर हो। इंडिया में वो भी नहीं हो सकता क्योंकि डिसआर्म्ड है लोअर क्लासेस। साफ मतलब है अम्बेडकर। उन हालत में, उन हालात में हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं घट रही गुजरात में 1935 के आसपास, नहीं सॉरी 1935 में, कल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम 1921 और फिर सभी डिसोबीडियंस 1930 में। इस दौरान जब ये भील सेवक संघ का काम चल रहा है, तब हमें देख रहे हैं चीज कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहां सभाएं हो रही, भील सभा, बड़ी सभा हो रही है वहां के ट्राइब्स की, आदिवासियों की, उन्हीं के शब्दों में आदिवासी। इन सभाओं में वो लोग धनुष और तीर लेकर आए क्योंकि वो उनके रहन सहन और उनके होने का वो साथ में लेकर चलते, यानी कि दे आर कम आर्म्ड। They don't come necessarily as warring, but they come armed. ये चीज जब गांधी को पता चलती है तो उन्हें बहुत परेशानी होती है। वायलेंस नहीं होता, इसमें तो वायलेंस की बात ही नहीं थी क्योंकि सभा हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, लेकिन they come having bows and arrows। पर इस इमेज से, इस बिंब से गांधी को बहुत परेशानी हुई और इस पर काफी चर्चाएं हुई। तो गांधी के साथ कुछ गांधीयन से जिन्होंने कहा कि नहीं, उनको अपने धनुष तीर वगैरह रखने का अधिकार है क्योंकि ये लड़ाई करने की बात नहीं, ये उनके, वो जो बात आप खुद कह रहे हो कि भूमि से ही जन्म लिया है, तो ये उनके जन्म का हिस्सा है। लेकिन गांधी को उस चीज़ से परेशानी थी और इसके साथ और भी कई चीज़ें जुड़ी थी जो सो कॉल्ड ट्राइबल हैबिट्स का हिस्सा थी। और एक पूरा संघर्ष चलता है इस समय भील सेवक संघ और भी सेवक संघ वगैरह को लेकर कि उनकी आदतों को बदला जाए दो वजह से। एक कि बदलने से वो लोग अपने आप में, गांधी का एक बहुत ही एक शब्द होता था गांधी इतना इस्तेमाल करते थे, वो प्योरीफाई होंगे, शुद्ध होंगे। लेकिन कई बार गांधी ट्राइब्स के केस में, और इस बारे में हमें 2 मिनट सोचना चाहिए, थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते थे। एक बार गांधी ने कहा था कि मैं वहां जाकर अपने I won't pray my prayer with and to them. I will participate in their prayer. तो प्रेयर के टर्म्स में ये कह रहे हैं, गांधी कह रहे हैं कि मैं उनके प्रेयर में हिस्सा लूंगा, न कि मैं अपना प्रेयर उन्हें सुनाऊंगा। लेकिन आप गौर कीजिए कि बात प्रेयर के टर्म्स में हो रही। क्लियर, गांधी फिर भी पूरे ट्राइबल सवाल को एक स्पिरिचुअल रिलीजियस तरीके से देख रहे हैं, न कि एज अ पीपल with a way of life, with a relationship to land, with a society of its own. नहीं, गांधी का है कि fundamentally they are a certain kind of people with spiritually deformed habits, deformed characteristics, and that must change. And for that, we will go and work within them and with them. That's the first reason, which is purification. But there is a second reason clearly, which is political. The
Because Gandhi, as we all know, was the most astute political strategist of all times in India. I don't think there is a more astute strategist up to now. And as part of a strategy, Gandhi definitely wanted the Adivasis, and here is working within Gujarat, to slowly, because it's very early, this is in the 1920s, the idea of any kind of future Indian citizenship is still very, it's a slow process. Nevertheless, Gandhi says, and this is Gandhi's words, they must not be de-Indianized. They are indigenous, yes, but they must not be de-Indianized. No, ये word de-Indianized कहाँ से आ रहा है? इसलिए clear है नहीं कि de-Indianized वो होंगे या होने का डर है अगर क्रिश्चियंस ने और मुसलमानों ने उनको कन्वर्ट कर दिया और करते रहे, क्योंकि तादाद कन्वर्टेड तादाद बढ़ती रही तो वो de-Indianized हो जाएंगे। गांधी के टर्म्स में क्लियरली, और इसमें कोई रहस्य नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो लोगों को नहीं पता है, कि गांधी इंडिया को क्लियरली एक हिंदू सोशल टोटलिटी के हिसाब से देखा। भले ही वो सोशल टोटलिटी में कास्ट एक नए रूप में आए, वर्ण और कास्ट में गांधी ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया था, लेकिन जो भी, लेकिन ये थीसिस क्लियर है कि एक राइट प्यूरिफिकेशन एक प्रोसेस होगा, वो खुद अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे ऑफ सर्टेन टेंडेंसीज, जिसमें वायलेंस, क्राइम और भी चीजें हैं, शराब पीना, खाना खाना, so meat eating, liquor drinking, these are all part of the anthropology, Gandhi's anthropology. But taken all in all, the effort is also that they are not de-Indianized. So these two things are happening with Gandhi. But at the same time, you must remember that all of this is also producing some, not overwhelmingly, but some real change in the Gujarat Adivasi profile. So we do see in the Gujarat Adivasi profile that certain tribes, certain peoples are also relinquishing, giving up some of their old ways under the influence of Gandhi and Gandhi. It's a very complicated story. But interestingly, one of the most important figures of the tribal question who wrote among the Britishers, who came as a Christian missionary, Verrier Elwin. He, as you know, was someone who came and gave up his Christian missionary purpose under the influence of Gandhi. But as time developed, he developed great differences with Gandhi vis-a-vis these very arguments about the tribals, about the Adivasis. When Verrier Elwin said, and these are Verrier Elwin's words, and Verrier Elwin extended his critique from Gandhi to the nationalist whole ideology, and he says these people want to domesticate, and Verrier Elwin's word, a free and wild people. Now clearly, there is, on the one hand, there is a certain kind of anthropological kind of imaginary, which is a very, very problematic imaginary of the free and the wild. At the same time, it refers to the physical location of the tribals now. Clearly, it is the forest. It is the forest. Free and wild, as in people who dwell in the forests. So in the nationalist movement, particularly through Gandhi's and Gandhian efforts, there is also a deforestation, if you can say, a kind of deforestation of the tribals. Not just deforestation, but deforestation of a people. So this is something that is happening at this time. But keeping in mind the reality that a lot of these people are themselves adopting some changes. And there is a Gandhiization of tribals, and also with the RSS, Hindu Mahasabha, there will be, but that's a very slow process, and it will come to a head later, maybe now it's coming to a head, which is a Hinduization. But Gandhi had already facilitated this Hinduization. Very clear at this time. So this is something that is happening at that time. One of the interesting moments here to look at as a little story is how politics, what is the imagination of politics for the tribal? Right now, what we have seen till now is the imagination of politics for the colonial government and for Gandhi and the nationalists. But what is the imagination of politics for the tribals? Is there such an imagination of politics?
This is a very important question, because this question will come up to the present where people will say, but tribals basically are tribals, they don't have a modern imagination, which includes a political imagination. Hence, they have to be brought into the mainstream. उनको मुख्य धारा में लाओ, उसके लिए डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की जरूरत वगैरह। लेकिन एक घटना घटती है इस टाइम पर, एक बहुत ही पावरफुल ट्राइबल लीडर, भील लीडर गोविंद नाम के, उस टाइम पर वो एक अपराइजिंग लीड करते हैं, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से दबा देती है, उसको अरेस्ट करते और हालात वही है जो आज के ज़माने में अरेस्ट होने पर होता है। उसको जब छोड़ते हैं तब कहा जाता है कि आप किसी भी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इस कंडीशन में हम आपको छोड़ते हैं। होता क्या है कि गोविंद जेल से निकलते ही नेशनलिस्ट, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल आदमी था, नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे वहाँ के, वो कहते हैं कि हमारी एक सभा में तुम आओ। गोविंद चला जाता और गोविंद जाते ही उस मीटिंग में ही उसको अरेस्ट कर देते थे। और वो इस मौके पर बहुत ज़्यादा खुंदक, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा, वो कहता है मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये भी पॉलिटिक्स है, क्योंकि उसके लिए ये नेशनल सभा पॉलिटिक्स से नहीं थी, उसके लिए नेशनल सभा एक सभा थी, बातचीत थी, इसमें पॉलिटिक्स क्या है। और उसने उस नेशनल लीडर से कहा कि यार तुम लोग बताते तो सही, मैं खामखा फिर से अरेस्ट हो गया, अभी तो निकला था। क्योंकि उसका पॉलिटिक्स का मतलब ही उसके लिए और था, वो अपराइजिंग का लीडर था, उसके मूवमेंट को मैसेकर कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, जिस खबर को दबा दिया, उस तरह का लीडर था गोविंद। और उसकी समझ में पॉलिटिक्स और उस जमाने की नेशनलिस्ट फ्रेमवर्क में कम से कम कुछ हो रहा है जो एक साथ उसके कम से कम इमेजिनरी में नहीं आ रही, यानी कि कॉलोनियल और नेशनलिस्ट इमेजिनरी जो अपने आप में एक नहीं है, बिल्कुल अलग भी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो एक तरह का सोसाइटी का इमेजिनेशन शेयर करते हैं दोनों, उसके खिलाफ एक ट्राइबल इमेजिनरी ऑफ पॉलिटिक्स है, जो क्या है बहुत मुश्किल है जवाब देना से कि व्हाट इज द इमेजिनरी ऑफ पॉलिटिक्स। इससे मैं थर्ड और लास्ट फेज पर जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, क्योंकि मुझे लगता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ये सवाल हमें पूछना ही पड़ेगा कि what is the concept of politics for each person, each community, each caste and each people, such that we can think about a national politics or a politics which corresponds to the imaginary of the nation. Otherwise, all we will have are state ideologies, the violence of sovereignty, and sovereignty is nothing but violence. I mean, इसमें कोई आप कितना भी बोल लो गोल गोल, बात बेसिक है। सॉवरेंटी का मतलब है वायलेंस, सॉवरेंटी का मतलब है उसके नाम पर लोगों को मारो और कुछ नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स सॉवरेंटी से अलग, पॉलिटिक्स और सॉवरेंटी एक चीज़ नहीं है। पॉलिटिक्स डायलेक्टिकल है, पॉलिटिक्स कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या पॉलिटिक्स, कितनी पॉलिटिक्स हमारे देश में है सच दैट ये देश मिलकर एक पॉलिटिक्स बनता है, ये सवाल। और उससे मैं अपनी बात खत्म करूँ तो इसको पहले तो बहुत जल्द ही नेशन का एक छोटा सा डेफिनेशन है जो अंबेडकर ने उनकी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में इस्तेमाल किया, जिस किताब को फिर कुछ लोग आरएसएस वाले और भी लोग इस्तेमाल करते हैं, कहने कि देखो देखो अम्बेडकर एंटी मुस्लिम थे। लेकिन बात क्या है ये पढ़ने पर ही पता चलता है। पढ़ने के लिए उस समय कम से कम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, पढ़ना पड़ता, पढ़ते हुए आप दोनों चीज़ नहीं कर सकते। तो पढ़ने पर आपको ये पता चलेगा कि अम्बेडकर कह रहे हैं कि देखो nations are schemas, nations are not sovereign straight up, nations are cuts in certain kinds of states and histories. All history produces cuts, यानी कि हिस्ट्री चल रहा है और एक पॉइंट पर एक कट हो और हिस्ट्री दिशा बदलेगी, इसीलिए वो हिस्ट्री है। नहीं तो वो
वही होता जो वेरियर अल्विन कहते थे। और उनकी इंटरेस्टिंग बात वो बताना भूल गया ट्राइबल्स के बारे में। उन्होंने भी एक शब्द कहा, भूमिजन, लैंड पीपल, अर्थ पीपल, अडॉप्टेड। बेसिकली जो मैंने कहा अडॉप्टेड, कि वो भूमि से ही वो लोग पैदा हुए, भूमिजन। पर ये शब्द चला नहीं, ये टर्म ज़्यादा चला नहीं, पर वेरियर एल्विन का यही शब्द। तो या तो हिस्ट्री है या इस तरह की अडॉप्टरी है। तो अम्बेडकर के हिसाब से हिस्ट्री, और हिस्ट्री का मतलब ये है कि हिस्ट्री में किसी पॉइंट पर कोई क्लेम्स और डिमांड्स कर उस समय की सरकार या उस समय के अथॉरिटीज या उस समय के समाज के, इसमें कोई इससे बच नहीं सकता, इससे बच नहीं सकता। क्लेम करेगा ही करेगा। वो क्लेम क्या है, कितना अच्छा है, क्या बुरा है, उसका क्या हश्र होगा, ये सब सोचने की बात है। पर क्लेम होंगे अगर हिस्ट्री है तो, इसमें कोई बचने का कोई तरीका नहीं। भले ही आप सॉवरेनिटी कह लें, इसकी जगह उसकी जगह, कुछ नहीं हो सकता। हिस्ट्री है तो क्लेम होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में फर्क क्या है एंशिएंट हिस्ट्री? तो अम्बेडकर का कहना था, और ये पाकिस्तान किताब लिखी है, कि क्लेम मॉडर्न हिस्ट्री में होते हैं फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। अम्बेडकर शब्द सेल्फ डिटर्मिनेशन, पॉपुलर सेल्फ डिटर्मिनेशन या नॉन पॉपुलर सेल्फ डिटर्मिनेशन। पॉपुलर का मतलब क्या है कि कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत सारे लोग जिसके साथ, और एक सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा जो हो सकता है वो छोटा सा एक ग्रुप हो गया, जो भी है। लेकिन सेल्फ डिटर्मिनेशन इज the historical articulation of a claim, not by sovereignty but on sovereignty. And the attitude towards this, Ambedkar said, must not be either moral or immoral. So it's not a moral question. It's not कि नेशन के खिलाफ कैसे बोल दिया, है ना, तुम में कुछ एक अशुद्ध है, तुम नेशन के खिलाफ कैसे बोल सकते, न ये कोई इमोरल इस तरह की मॉरल बात है कि बोला है तो देखो कितने बड़े लोग हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन मान। Neither. It's a question of analysis, Ambedkar said. You have to decide about it, and to decide about it, you have to think about it. And everyone has to think about it in history. Not just the ones who are making that claim, but everyone must think about it. But think about it. Not have an opinion already grafted in your heads, or not have the fear of violence already making you say something which you are not thinking about. This is Ambedkar's clear position, and this is of course vis-a-vis the question of Pakistan. But what is the question of Pakistan? The question of Pakistan is simply that there is a claim. Anyway, but Ambedkar does have a philosophical notion of the nation, which is different from the schematic notion of the nation. And what is that philosophical notion of the nation? The philosophical notion of the nation is a subjective feeling which is produced by a new association. It is not produced by a given society. It is not produced by the Hindus feeling the same thing about love of Hinduism, or Muslims feeling the loyalty to Islam or anything else. No. Nation, that is the modern nation, as different from a theological nation, is formed out of a subjective feeling among an association. Now the question then is, if such an association is formed, which is a subjective association, with a feeling, a common feeling, the same common feeling which 1857 revolt, the Peel Commission had said, some soldiers are starting to feel against loyalty to the British Army. This nationalism is not nationalism. It is a feeling for a certain nation which is searching for something. So a nation is searching for something like a national space. Nation is a locus of search and transformation. Now the question is, if you transpose this whole meaning of nation to the modern context post 1947 India, then the question is, what will be the national aspiration as a subjective aspiration of the tribal people, of the Adivasis? Can there be a general theory of tribal nationalism of that sort? हम लोग जब JNU में स्टूडेंट्स से तब एक शब्द होता था, अब नहीं होता, वो है सब नेशनलिज्म, जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत होता था,
जैसे बिहार में ब्रज, नहीं सॉरी भोजपुरी सब नेशनल्स बेस्ड ऑन इडियम्स, ऑन डायलेक्ट्स, नॉट सो मच ऑन टेरिटरी। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब सेल्फ डिटर्मिनेशन और अल्टरनेटिव नेशनल्स के बारे में बात होगी, तो सब नेशनलिज्म की बात कैसे नहीं। लेकिन ट्राइबल क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, क्योंकि ट्राइबल क्वेश्चन में एक टेरिटोरियल क्वेश्चन भी आ जाता है जो लैंड से जुड़ा हो। वो ये है कि जैसे सेल्फ डिटर्मिनेशन happens with people who are located vis-a-vis the mainland in particular situations where they are contiguous and homogeneous, such that the subjective feeling can in a way be articulated naturally in that space. When it comes to the question of tribals, then it is something which is necessarily distributed, not fragmented, but distributed. So Central India and East India and Northeast and any other place are all part of the tribal question. But this distributive articulation cannot immediately be understood as a national articulation, as in a self-determination like the Kashmir self-determination can be understood. But, on the other hand, this does not mean that the tribal question of a claim or a thought or a subjective association which is questioning the givenness of the nation is something which is happening within the nation in the simple sense. तो भारत में और भारत से का जो डिस्टिंक्शन है वो यहाँ पर बहुत फजी हो जाता है, बहुत गड़बड़ा जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट में बहुत क्लियर है और बात बहुत अच्छे तरीके से कही गई है और कहा जाना चाहिए कि भारत में और भारत से का फर्क है। लेकिन ट्राइबल क्वेश्चन ये सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्लियरली ये भारत से नहीं है, लेकिन ये मामूली तरीके से भारत में भी है। तो ये सवाल हम कॉन्क्रीटली देखते हैं, बार बार होते देखते हैं 1947 से लेकर अब तक। हालांकि उसमें भी बहुत सारे फेजेस रहे हैं। वो है डेवलपमेंट, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं खुद एक ऐसे शहर से आता हूँ जो एक तरह से ट्राइबल्स के विस्थापना पर बना। मैं एक स्टील शहर भिलाई से आता हूँ, छत्तीसगढ़। भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, ये सब जो शहर हैं देश के नेहरू के, टेम्पल्स टू मॉडर्न इंडिया, डैम्स एंड स्टील प्लांट्स। ये हर एक स्टील प्लांट क्लियरली ये कैसे बना था? ये बना था पहले लैंड सर्वे हुआ और लैंड बिल्कुल खाली समझा गया कि आप कोई नहीं रहता। और हम लोग जब बड़े हुए तो हम यही समझते थे, और बड़ा खूबसूरत हो बचपन था कि खुले मैदान में खेलते दौड़ते बड़े हो गए। थोड़ा समय लगा लेकिन समझ में आया कि ये जगह खाली नहीं थी, खाली करवाई गई थी, खाली करवाई गई थी। और आज तक वो खाली ही है। तो ये जो खाली करवाया गया था तब, और तब से लेकर अब तक जो खाली करवाया जा रहा, भले ही अलग अलग सरकार हैं, अलग अलग नीतियां हैं, ओवरऑल बहुत चीज़ें बदली हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया, लेकिन बेसिक पॉइंट वो है कि ये जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव स्ट्रैटेजी है जिससे ट्राइबल क्वेश्चन पॉलिटिकल हर समय फ्रैगमेंटेड। ये शब्द मुझे भी मुश्किल है मेरे लिए भी, लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपस में बटे नहीं है ट्राइबल्स, आदिवासी लोग, लेकिन हर एक की अपनी लड़ाई इस तरह से है कि जब एक डैम उड़ीसा में जैसे हुआ है, एक स्टील प्लांट, एक माइनिंग प्रोजेक्ट अपोज किया जा रहा है और इतना अपोज किया जा रहा है कि उनकी जान चली जा रही है, तो इसका मेन पॉइंट ये है कि हम सॉवरेनिटी और स्टेट के डेवलपमेंट के स्ट्रैटेजी से बचना चाहते हैं। तो एक तीसरी चीज लाने की जरूरत है, विच इज नॉट जस्ट ऑपोजिशन, नॉट जस्ट conforming to the nation, but also a certain kind of militant indifference to the nation. हमें नेशन से कुछ हद
मतलब नहीं होना था, क्योंकि आपने खुद कहा है कि हम यहीं से पैदा हुए, भूमि जन है। लेकिन अब इस भूमि जन को आप एक नेशनल लॉजिक में ला रहे हो, और वो इतना वायलेंट लॉजिक है। विस्थापना का नर्मदा बचाओ आंदोलन में पीसफुली इस चीज़ पर काम हुआ था, और अब वायलेंस और भयंकर तरीके से सामने आया है। तो ये इस लॉजिक में एक चीज़ जो कही जा रही हुई है कि हमें, क्या ये संभव है कि हमें स्टेट का सब्जेक्ट ना होते हुए भी हम किसी तरह से काउंटर स्टेट या अनदर सॉवरेनिटी, अनदर पॉलिटिक्स का वजन हम पर ना हो। लेकिन बार बार ये चीज समझ में आती है कि ऐसा संभव नहीं होगा। स्टेट ऐसा कोई जगह नहीं छोड़, या तो आप नेशन के साथ हो या नेशन के खिलाफ हो। नेशन के रहते आप नेशन से हल्का सा ही सही उदासीन, इंडिफरेंट नहीं हो सकते। बहुत जमाने पहले एक ग्रीक लॉ गिवर सोलोन मनुटाइप थे, उन्होंने बोला था कि एवरी सिटीजन मस्ट पार्टिसिपेट इन द सिविल वॉर। If there is a civil war, the duty of the citizen is to participate in the civil war. सोचिए क्या बात है कहने, ये नहीं कि सिविल वॉर नहीं होना चाहिए, ये कि ड्यूटी है सिटीजन का सिविल वॉर में पार्टिसिपेट करना, तभी आप सिटीजन। इन अ वे ट्राइबल एग्जिस्टेंस, मैं उसको जनरलाइज कर रहा हूँ, ट्राइबल एग्जिस्टेंस is an existence which is also trying to articulate a refusal of this war in these terms at least. And yet the paradox is the tribal imagination by the state, whether colonial or modern, is entirely a martial imagination. Entirely a martial imagination, a warring imagination, a fighting imagination. तो मुझे लगता है एक imagination का victimhood tribals को जीना पड़ता है। आखिरी, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्राइबल या आदिवासी सिर्फ आदिवासी जिंदगी जीते। ये बात बहुत गलत है, और ये एक तरह का लिबरल इमेजिनेशन है जो अपने आप में उतना ही गड़बड़ है जितना स्टेटस इमेजिनेशन, जो ये कहता है कि आदिवासी अगर उनको छोड़ दिया जाता तो वो खुश अपने आप में एक तरह का लिरिकल जिंदगी, संगीतमय उनकी जिंदगी, कल्चरल होगी, कल्चर होगा उसमें। ट्राइब क्या है, कल्चर ही तो है, हर चीज कल्चर होगा। पानी पी रहे हो भी कल्चर, क्योंकि ट्राइब कल्चर, हर चीज कल्चर। तो कल्चर में रहते, लेकिन जबरदस्ती उनको पॉलिटिक्स में लाया गया, और उनका कुछ पॉलिटिक्स में लेना देना नहीं, उनको कल्चर में वापस जाना। ये सोच सिर्फ गलत ही नहीं है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, इस्तेमाल करती है सरकार और सरकार की कल्चरल पॉलिसी। और इस सोच के तहत ये कहा जाता है, जो लोग ट्राइबल पॉलिटिक्स को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, बहुत उसको बहुत एक तरह से हिम्मत देते हैं, और उसके बारे में इतना काम किया है कि मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं तो उनके सामने मुझे बोलना ही नहीं, फिर मैं बोलूँगा और मैं वही खत्म करूँगा। अरुंधति रॉय, जिन्होंने वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नाम का उस तरह का एक लेख लिखा, जो खुद कहीं इतना लिखती रही है, माओइज्म के सवाल, ट्राइबल सवाल से जोड़कर हिम्मत करके स्टेट और सोसाइटी दोनों के ताने और उनके प्रति जो वायलेंस होता है वो उसको भी वो सहती हैं और लिखती हैं। लेकिन उनकी एक बात से मुझे इत्तेफाक नहीं, मैं आई डोंट एग्री, वो ये, अरुंधति रॉय बार बार कहती हैं कि ट्राइबल्स बिकम माओइस्ट्स or they participate in certain sorts of Naxalite struggles or any other kind of militant struggles which are anti-state or eventually are declared illegal, which of course means that you risk your life, and mostly your life ends because of that risk, is because they are pushed to the limit. They are, and it is true, Chhattisgarh is the example जहाँ मेरा खूबसूरत बचपन बीता, छत्तीसगढ़ में छोड़ो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अरुंधति रॉय का कहना है
कि लोगों की इतनी बुरी हालत कर दी आपने कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता बंदूक उठाने का, लड़ने का, और वो भी सब नहीं करते, लेकिन कई। मेरा कहना यह है कि बिल्कुल ये सही बात है कि लोगों की हालत इतनी एक्सट्रीम बुरी हालत कर दी गई है और कर दी जा रही है पहली सरकार से लेते हुए आज की सरकार तक, कि बिल्कुल समझ में आता है अगर लोग कहें कि हर में चाहे हमारे बारे में तुम क्या सोचते हो, हम मार्शल हैं या क्या है, नहीं है, लेकिन इस मौके पर हिस्टोरिकली हम एक सब्जेक्टिव ग्रीवांस तुम्हारे सामने रखते हैं, जो जरूरत पड़ने पर हम तुम्हारे मुंह पर हम असर्शन करेंगे। वो कैसे होगा वो हम देखेंगे कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम्हारे स्टेट को तुम अगर हमें जगह नहीं दे रहे हो, स्टेट में जरा सा जगह नहीं दे रहे हो, तो उस स्टेट को भी नहीं मान सकते। ये कहते हैं और कह ही सकते, लेकिन मेरा कहना ये है, ये कहते हैं क्योंकि ये लोग छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, खासकर छत्तीसगढ़ में, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, अलग अलग जगह, क्योंकि लोग इस पर भी सोचते हैं। वो लोग, हम लोग, अलग अलग लोग सोचते हैं, और अम्बेडकर ने कहा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसी तरह से जिनको भूमिजन कह रहे हैं, जिनको हम आदिवासी कह रहे हैं, जिनको हम अर्ली ट्राइब्स कह रहे हैं, जिनको हम गोंड कह रहे हैं, जिनको हम भील कह रहे हैं, जिनको हम संथाल कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, एज अ पीपल, एज इंडिविजुअल्स, एज ग्रुप्स, वो सोचते हैं और सोचकर तय करते हैं कि क्या करना है, चाहे वो बंदूक उठाना हो, चाहे न उठाना। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं ये नहीं मानता कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास सोचने का ही और अवसर नहीं बचता। मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स सोच के साथ ही आती है, और सोच के साथ पॉलिटिक्स एक तरह का डिसीजन है, जिस डिसीजन से आपकी जान जा सकती है, लेकिन जिस डिसीजन से आपकी ज़िंदगी वाकई खूबसूरत बन सकती है। और ये सब कुछ वो लोग करते हैं जिन्हें आज यहाँ पर हम आदिवासी